हेलो फ्रेंड्स, मिशन आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम विजन आईएएस के 5 जनवरी वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द फर्स्ट आर्टिकल। बेसिकली इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इन्होंने इंडिकेशन दिए हैं कि ईरान यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम को फिर से स्टार्ट कर रहा है। हम बात करेंगे ग्रेट डिटेल में, लेकिन सबसे पहले आप हमें बताइए यूरेनियम इनरिचमेंट का क्या मतलब होता है। तो बेसिकली यूरेनियम इनरिचमेंट का मतलब हुआ कि इट इज ए मैकेनिज्म वाया विच द आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, दैट इज यूरेनियम 235, उनके कंसंट्रेशन को इनहेंस किया जाता है, इनरिच किया जाता है, सो दैट ये फ्यूल के लिए तैयार किया जा सके। तो जितना ज्यादा यूरेनियम का इनरिचमेंट होगा उतना बेस्ट क्वालिटी न्यूक्लियर फ्यूल्स तैयार हो सकेंगे। देन इट कैन बी यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर एनर्जी और कैन बी यूज्ड फॉर न्यूक्लियर वेपन्स लाइक न्यूक्लियर बॉम्ब्स। सो यूनाइटेड नेशन न्यूक्लियर वॉचडॉग विच इज IAEA, इन्होंने कंफर्म किया है कि ईरान इज प्लानिंग टू इनरिच यूरेनियम टू अप टू 20% ऑफ प्योरिटी एट हिज फोर्डो प्लांट, यानी कि यूरेनियम इनरिचमेंट का प्लांट है ईरान में, विच इज ऑल्सो कॉल्ड फोर्डो प्लांट। वहीं पर ईरान स्टेप ले रहा है यूरेनियम इनरिच करने का और फिलहाल 20% प्योरिटी तक इनरिच किया जाएगा। सो ईरान की इस डिसीजन से बेसिकली जो ईरान है वो फिर से अपने न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम जो वो प्री 2015 लेवल में कर रहा था, फिर से उसे इनिशिएट कर दिया है। और आपको पता होगा कि 2015 में ईरान ने P5+1 कंट्रीज के साथ JCPOA एग्रीमेंट साइन किया था। JCPOA एग्रीमेंट के तहत ईरान ने एक प्रकार से एग्री किया था कि वो न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम को एक प्रकार से बंद करेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब या फिर न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की दिशा में वो आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद ये जो एग्रीमेंट है वो ब्रेक डाउन हो गई थी और उसी के कारण ईरान अब इनरिचमेंट प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का स्टेप ले रहा है। हम बात करेंगे JCPOA के बारे में, लेकिन हम इससे पहले आगे की बात करते हैं। मैंने बताया आपको कि इनरिच्ड यूरेनियम, इसका इस्तेमाल रिएक्टर फ्यूल के रूप में भी हो सकता है एंड ऑल्सो न्यूक्लियर बम्स। वेपन ग्रेड यूरेनियम इज 90% ऑफ द प्योरिटी। तो अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता है तो जो प्योरिटी रिक्वायर्ड है वो 90% प्योरिटी रिक्वायर्ड है, और अभी ईरान 20% प्योरिटी पर स्टेप ले रहा है। बात करें IAEA के बारे में, तो IAEA को 1957 में सेटअप किया गया था सो एज टू प्रमोट सेफ, सिक्योर, पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। आपको ये याद रखना है कि इट इज नॉट कि ये रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यूज करने से, इट इज बस प्रमोटिंग सेफ, सिक्योर एंड पीसफुल यूज। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एंड अदर ट्रीटीज, आपको पता है ये सब ट्रीटी न्यूक्लियर वेपन्स को रोकने का काम करते हैं, और ये सारे के सारे ट्रीटी जो न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने से प्रिवेंट करते हैं, उन्होंने IAEA को एक प्रकार से टास्क दिया था कि आप न्यूक्लियर इंस्पेक्टोरेट के रूप में काम करिए, यानी कि आप मेंबर कंट्रीज में देखिए कि क्या कोई देश न्यूक्लियर वेपन तो नहीं बना रहा है, तो इसके लिए एक प्रकार से कह सकते हैं कि IAEA इज नथिंग बट मॉनेटरी अथॉरिटी है इंटरनेशनल लेवल पर। इन सम कंट्रीज IAEA applies safeguards under agreements that cover only the nuclear material facilities, equipment and or materials specified in the agreement. इंडिया इज ऑल्सो वन सच कंट्री। तो कुछ कंट्रीज में जो IAEA है वो कुछ सेफगार्ड अप्लाई करते हैं विच इज अंडर द एग्रीमेंट एंड इट कवर्स ओनली न्यूक्लियर मटेरियल, फैसिलिटीज, इक्विपमेंट, एंड इंडिया इज वन सच कंट्री। तो ये आपको याद रखना है। इंडिया का क्या सेफगार्ड है, तो इसके तहत डेजिग्नेशन न्यूक्लियर रिएक्टर का किया जाता है, वीजा दिए जाते हैं अगर कोई इंस्पेक्ट करने आता है तो, एंड कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड की जाती है। हाल ही में इंडिया ने डिसाइड किया था कि जो भारत के नए रिएक्टर्स हैं उनको IAEA सेफगार्ड्स के तहत प्लेस कर दिया जाए, ओनली आफ्टर असेसिंग if these will be fueled by uranium procured from the abroad.
सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे JCPOA के बारे में। तो JCPOA बेसिकली एग्रीमेंट था जो ईरान P5+1, P5 मतलब जो UN सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट 5 मेंबर्स हैं +1। तो P5 मेंबर कौन हो गए? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट, और +1 में जर्मनी है। तो इन सबों के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था जुलाई 14, 2015, सो एज टू प्रिवेंट द ईरान फ्रॉम डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर डेवलपिंग न्यूक्लियर बॉम्ब्स। एंड आपको पता होना चाहिए कि भाई ईरान को रोका जाता है बिकॉज ईरान इज वन सच कंट्री जहां यूरेनियम डिपॉजिट्स काफी रिच मात्रा में मिलते हैं। न्यूक्लियर डील जब हुआ था तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिजोल्यूशन 2231 को पास किया गया था। देन इट वाज एक्सेप्टेड बाय द P5 मेंबर्स। Iran's compliance with nuclear related provisions of the JCPOA will be verified by the IAEA, यानी कि जो भी प्रोविजंस इस JCPOA में किया गया है ईरान उसे फॉलो अप कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको वेरीफाई करने का काम IAEA को दिया गया था अकॉर्डिंग टू सर्टेन रिक्वायरमेंट्स सेट फॉर्थ इन द एग्रीमेंट। बट मई 2018 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया था कि यूनाइटेड स्टेट JCPOA से विथड्रॉ कर रहा है एंड फिर से ईरान के ऊपर न्यूक्लियर सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे, जिसका खामियाजा भारत भी भुगत रहा है बिकॉज भारत को न्यूक्लियर रिसोर्सेस को एसेस करने में एज वेल एज जो क्रूड ऑयल इंडिया इंपोर्ट करता था ईरान से, उनको एसेस करने में दिक्कतें आती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड। इट इज अबाउट गवर्नमेंट फॉर्मुलेट्स ड्राफ्ट आर्कटिक पॉलिसी, यानी कि गवर्नमेंट ने आर्कटिक पॉलिसी के ऊपर ड्राफ्ट तैयार किया है। दिस ड्राफ्ट पॉलिसी बेसिकली एम्स टू इंश्योर दैट जो भी आर्कटिक रिसोर्सेज है उसे सस्टेनेबल वे में हार्नेस किया जाए एंड इट मस्ट बी इन कंसोनेंस या इन अकॉर्डेंस विद पॉलिसी व्हिच आर फॉर्मुलेटेड बाय बॉडीज सच एज द आर्कटिक काउंसिल। आर्कटिक काउंसिल के बारे में आप जानते भी होंगे। It will also focus on building capacities to increase India's level of engagement with the region. इंडिया की जो आर्कटिक पॉलिसी है वो 5 पिलर पर रेस्ट करेगी, यानी 5 फोकसिंग एरिया होगा। द फर्स्ट वन विल बी साइंस एंड रिसर्च पर फोकस किए जाएंगे, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट कोऑपरेशन इस पर फोकस किए जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, एंड द लास्ट पिलर विल बी नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग। अब बात करते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कि भारत के लिए आर्कटिक का क्या सिग्निफिकेंस है। आपको पता होगा आर्कटिक पोलर रीजन में आता है जहां पे क्लाइमेट काफी ज्यादा कोल्ड होते हैं। तो एज ए नदर्न पोल दिस एरिया इन्फ्लुएंसेस द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, ओशियंस, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। सो एज ए ग्लोबल circulation process, it also impacts India. That's why the study needs to be done so as to utilized in the field of national development, economic security, water security of India. Arctic research will also help to study melting rates of Himalayan glaciers. तो जो Himalayan glaciers मेल्ट कर रहे हैं, आर्कटिक रिसर्च से इनके भी रेट आइडेंटिफाई किए जा सकेंगे। India's interest in Arctic rich minerals and oil and gas reserves. आपको पता होगा कि आर्कटिक रीजन जो है very rich in mineral resources, oil and gas reserve, but because of the permafrost region they are unable to be exploited. और आप हमें बताइए अगर आर्कटिक मेल्ट करता है तो सबसे बड़ा फायदा किसे होगा? क्या वो यूएसए है, क्या वो रशिया है, या कौन है? आप हमें बताइए। अगर आर्कटिक रीजन की बात करें तो ये इट इज ए रीजन विच इज अबव द आर्कटिक सर्कल and it is north of the latitude of this 66 degree and 34 north, which includes Arctic Ocean with North Pole at its center. तो आप ये अर्थ है अगर तो ये इक्वेटर है, उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है, उसके बाद आर्कटिक सर्कल आता है। तो आर्कटिक सर्कल के जो बियॉन्ड वाला रीजन है वो आपका आर्कटिक रीजन कहलाता है, और इसी में आर्कटिक सी भी आ जाते हैं, और जो नॉर्थ पोल है यहाँ पे इट इज एट द सेंटर। Much of the ocean falls within the jurisdiction of 5 Arctic littoral states, which is Canada, Denmark, Norway, Russia, USA
जो उसके अलास्का वाले पार्ट है वो आर्कटिक से टच करते हैं। सो जो आर्कटिक सी है उससे जो बॉर्डर करने वाले नेशन है ये आप देख सकते हैं 5 नेशन, और आप इसे मैप में जरूर लुक कीजिए क्योंकि क्वेश्चन ऑन ज्योग्राफी चांसेस हैं कि वो आ सकते हैं। आर्कटिक कौन सी के ऊपर आ सकते हैं, ये जो आर्कटिक सी से जो जुड़े देश है, बॉर्डरिंग नेशन है, उनके ऊपर भी आ सकते हैं, तो आप इसे प्रिपेयर कर लें। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। इट इज बेसिकली इंडिया ने हाई लेवल ग्रुप फॉर साउथ एशिया एनर्जी सिक्योरिटी सेटअप किया है। इट इज बीइंग रिपोर्टेड दैट साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी, दिस ग्रुप साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी, इसे सेटअप किया गया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर रन थिंक टैंक रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ग्रुप इज टू अचीव एन ऑप्टिमल डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। एक सेकेंड फ्रेंड्स, इसको रिफ्रेश कर लें। सो बेसिकली जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका ऑप्टिमल डेवलपमेंट हो, इस दिशा में काम करना थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन ऑन द बायलैटरल, सब रीजनल एंड रीजनल बेसिस। बात करते हैं सिग्निफिकेंस क्या है भारत के लिए। तो अगर भारत एनर्जी कोऑपरेशन बढ़ाता है साउथ एशिया में, तो डेफिनेटली ग्रेटर कोऑपरेशन देखने को मिलेगा जब भारत डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशन प्रदान करेंगे नेबरिंग कंट्रीज को, और इट विल आल्सो इंप्रूव यूटिलाइजेशन ऑफ जनरेशन एसेट्स। It can lead to optimal solution for enhancing per capita consumption of energy, particularly electricity in the region, and can also help in addressing climate change concern. तो climate change के जो concerns है उसे भी address किए जा सकते हैं। Along with the most important aspect is that to check China's growing influence in the region. आपको पता है कि साउथ एशिया में चाइना अपना प्रेजेंस डिफरेंट नेशन में, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो भूटान हो, इन सब में प्रेजेंस बढ़ाते जा रहा है। तो चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए जरूरी है कि भारत इन सब देशों को एनर्जी सिक्योरिटी और अन्य जो फैसिलिटीज होते हैं उन्हें प्रदान किया जा सके। इंडिया का अब बात करते हैं जो एफर्ट है टुवर्ड्स रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन को बूस्ट करने के क्षेत्र में क्या एफर्ट भारत ने लिए है। तो आपको पता होगा कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोजेक्ट भारत का इनिशिएटिव है, और इसका फर्स्ट फेज डील्स विद मिडिल ईस्ट साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया कोऑपरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोजेक्ट है, इसके तहत 140 कंट्रीज को कनेक्ट किए जाएंगे थ्रू ए कॉमन ग्रिड, सो दैट ट्रांसफर किए जा सके सोलर पावर का, सो दैट एनर्जी सिक्योरिटी इन 140 नेशंस की एक प्रकार से मेंटेन हो सके। द नेक्स्ट इज अंडर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन, सेल एंड परचेज ऑफ पावर बिटवीन इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज, इसको भी अलाउ किए गए हैं। इंडिया, आपको पता होना चाहिए कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इंटर डिमांड है नेपाल में और भूटान में, वो भारत ही फुलफिल करता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड। इट इज अबाउट गवर्नमेंट मे एड राइस व्हीट इन पीएम आशा इन लोगों। तो बेसिकली राइस एंड व्हीट को ऐड करने का प्रयास किया जा रहा है इस पीएम आशा स्कीम में। हम बात करेंगे पीएम आशा स्कीम की, बट फ्रेंड्स इससे पहले ये जो आर्टिकल छूट गए हैं आर्कटिक काउंसिल से जुड़े, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली इंडियन आर्कटिक हिस्टोरिकल कोऑपरेशन की बात करें तो 1920 में स्वालबर्ड ट्रीटी साइन हुआ था पेरिस में। फिर 2007 में फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपीडिशन आर्कटिक के लिए किए गए थे। अंटार्कटिका में तो पहले से ही भारत का एक्सपीडिशन चल रहा है। 2008 में रिसर्च बेस हिमाद्री इसे स्टैब्लिश किया गया था न्यू एल्सुंड स्वालबर्ड विच इज इन नॉर्वे। देन 2014 में इंड आर्क इसे डिप्लॉय किया गया था विच इज ए मल्टी सेंसरी मोड ऑब्जर्वेटरी इन कॉन्ग्स जॉर्डन। 2016 में ब्लू बर्डेड एटमॉस्फेरिक लेबोरेटरी सेटअप की गई थी न्यू एल्सुंड स्वालबर्ड में। आर्कटिक काउंसिल जैसा कि मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज ए हाई लेवल इंटर गवर्नमेंटल फोरम। तो याद रखिए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल फोरम फॉर आर्कटिक कोऑपरेशन। इसे जो सेटअप किया गया था दो मुख्य ऑब्जेक्टिव थे, वन इज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड द अदर इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैंने आपको बोला था कि आर्कटिक काउंसिल में 8 मेंबर स्टेट आते हैं एंड सम ऑब्जर्वर्स।
तो जो मेंबर स्टेट है वो कनाडा है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, रशिया, यूएस, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और ऑब्जर्वर नेशन में आप देख सकते हैं इंडिया है, और ये 2013 में ऑब्जर्वर नेशन के रूप में आया था। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द प्रीवियस न्यूज। तो सेंटर इज लुकिंग एट वेरियस ऑप्शन सच एज इंक्लूजन ऑफ पैडी एंड व्हीट इन द प्रधानमंत्री अन्नदाता संरक्षण अभियान। ये हमारा कंटेक्स्ट है, सो दैट जो डेडलॉक है अभी प्रोटेस्टिंग फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच से ब्रेक डाउन किया जा सके। तो अगर इंक्लूजन किया जाता है इन 2 क्रॉप का तो फायदा क्या होगा कि अब ये 2 क्रॉप भी प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, जो कि एक कंपोनेंट है पीएम आशा का, उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। हम बात करेंगे पीएम आशा स्कीम की। तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को बेचते हैं उसका एक उचित प्राइस मिल सके उन्हें, यह इंश्योर करना है। इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। द फर्स्ट कंपोनेंट इज प्राइस सपोर्ट स्कीम, और इस कंपोनेंट के तहत जो पल्सेस है यानी कि दाल, ऑयल सीड्स, कोपरा, इनको प्रोक्यूर किया जाता है बाय द सेंट्रल नोडल एजेंसीज। द सेकेंड कंपोनेंट इज पीडीपीएस यानी कि प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। इसके तहत सारे ऑयल सीड्स कवर होते हैं जिनके लिए एमएसपी डिक्लेयर की जाती है। इस पीडीपीएस में क्या होता है कि लेट्स से कि गवर्नमेंट ने जो क्रॉप है उसके एमएसपी डिक्लेयर किए हैं 50 रुपी पर केजी, लेकिन मार्केट वैल्यू उस क्रॉप का लेट्स से कि 30 रुपीज में ही उसे बाय किया जा रहा है। तो ये जो 20 रुपी का आपको गैप दिख रहा है यानी कि प्राइस डेफिशिएंसी है, इसे गवर्नमेंट पे करेगा। इसी को क्या नाम दिया गया है? पीडीपीएस स्कीम। तो प्री रजिस्टर्ड फार्मर विल बी पेड डिफरेंस बिटवीन द एमएसपी एंड द सेलिंग या मॉडल प्राइस। लेकिन याद रखिए ये सिर्फ प्राइस डेफिशिएंसी पे किए जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि क्रॉप्स को प्रोक्यूर किया जाएगा इस स्कीम के तहत। इस स्कीम के तहत प्राइस डेफिशिएंसी पे किए जाते हैं। द थर्ड कंपोनेंट इज पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉक लिस्ट स्कीम, यानी कि अगर ऑयल सीड के केस में बात करें तो स्टेट के पास ये ऑप्शन दिया गया है कि वो पीपीएसएस स्कीम को अपने सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च कर सकती है। और इस स्कीम के तहत क्या होगा कि स्टेट गवर्नमेंट प्राइवेट प्लेयर को नोटिफाई कर सकती है कि वो उन क्रॉप्स को प्रोक्यूर करे एट एमएसपी जब भी मार्केट प्राइस एमएसपी से नीचे फॉल अप हो जाता है। तो फ्रेंड, ये थी पीएम आशा स्कीम के बारे में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट साइबर सिक्योरिटी। तो रिसेंटली जो भारत के 10 करोड़ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड होल्डर्स हैं उनके डाटा लीक किए गए हैं डार्क वेब में। तो काफी ज्यादा कंसर्न की बात है क्योंकि ये सब पर्सनल डाटा होते हैं और ट्रांजैक्शन जो कि अब डिजिटल होता जा रहा है। तो अगर इस प्रकार का साइबर थ्रेट इमर्ज हो रहा है तो इसे डील करने की जरूरत है। तो जो ट्रांजैक्शन डाटा है उसे जो डार्क वेब में रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। इट हैज बीन टेकन फ्रॉम बेंगलुरु बेस्ड डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म विच इज नेम्ड एज जस्ट पे एंड नाउ इट इज ऑफर्ड फॉर सेल ऑन डार्क वेब। तो डार्क वेब में इन डाटा को सेल किया जा रहा है। आप डाटा की कीमत को समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है डाटा। बात करते हैं डार्क नेट या डार्क वेब की। इट इज बेसिकली इनक्रिप्टेड नेटवर्क विच इज ऑन द इंटरनेट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दिस डार्क वेब कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय सर्च इंजन, यानी कि आप कुछ भी सर्च करते हो गूगल में या फिर याहू या बिंग कुछ में भी, तो डार्क वेब से आपको इन्फॉर्मेशन कभी नहीं आएगी। जब भी आएगी वो आपको सरफेस वेब से ही आएगी। कंटेंट जो डार्क वेब में अवेलेबल होते हैं वो इंक्रिप्टेड होते हैं और एक्सेसिबल तभी हो सकेंगे जब उनके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें। जस्ट लाइक आप डार्क एनर्जी यूनिवर्स में नाम सुने होंगे जिसको आप नेक्ड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। स्पेशल टूल या मैकेनिज्म होता है जिससे डार्क एनर्जी को आइडेंटिफाई किया जाता है। जस्ट सेम लाइक दिस डीप वेब या डार्क वेब का कंसेप्ट। तो दिस डार्क वेब कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग स्पेशल सॉफ्टवेयर लाइक टोर, द ओनियन रूटर और I2P यानी कि इनविजिबल इंटरनेट प्रोजेक्ट। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट कि ये जो अगर कोई यूजर डार्क वेब ऑपरेट कर रहा है तो इसके कारण उसकी एनोनिमिटी मेंटेन रहेगी, यानी कि किसी को भी पता नहीं चलता कि वो कहाँ से ऑपरेट कर रहा है, कौन है, किस देश से ऑपरेट कर रहा है। उनकी प्राइवेसी मेंटेन रहती है एंड दे कैन फ्रीली एक्सप्रेस देयर व्यूज स्पेशली व्हेन यूज्ड बाय विसल ब्लोअर। तो विसल ब्लोअर्स जो इंफॉर्मेशन भेजते हैं, विसल ब्लोअर का क्या मतलब हुआ, जो गवर्नमेंट एजेंसी में खुफिया तरीके से काम करते हैं, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन प्रदान करते हैं, उनको विसल ब्लोअर कहते थे। इनके द्वारा भी यूज किया जाता है। लेकिन अब जो है डार्क वेब
एक प्रकार से इलीगल एक्टिविटीज के लिए हेवन बनता जा रहा है। वहां पर ड्रग डील होता है, आर्म्स ट्रैफिकिंग किए जाते हैं, क्योंकि सर्च इंजन कैन नॉट फाइंड दिस इन देयर रडार। कम्युनिकेशन बाय टेररिस्ट एट दिस साइट एंड जनरली अवे फ्रॉम द रडार ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को भी कंट्रोल करने में दिक्कतें आती है। व्हाट द स्टेप इंडिया हैज टेकन टू फाइट डार्क वेब या फिर टू प्रिवेंट एनोमिटी। सेंटर ने जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इस क्षेत्र में, उनको डायरेक्ट किया है कि आप फॉरेन बेस्ड कंटेंट प्रोवाइडर्स जो डाटा और मेटा डाटा प्रदान करते हैं उनको, उनके ऊपर कंट्रोल रखें, नजर रखें। केरला पुलिस ने, आपको पता होगा, साइबर डोम प्रोजेक्ट के तहत स्पेशलाइज्ड डार्क नेट लैब एस्टैब्लिश किया था, सो दैट डार्क वेब में जो भी इलीगल एक्टिविटीज हो रही है उनको मॉनिटर प्रिवेंट किया जा सके अगर होने से। लेट्स मूव टू द शॉर्टर न्यूज फ्रेंड्स। द फर्स्ट न्यूज इज अबाउट बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वो एक होल्डिंग कंपनी यानी कि बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी सेटअप कर दे फॉर ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो जो BIC का कंसेप्ट है इसे 2014 में ही दिया गया था बाय द PJ नायक कमेटी व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड टू रिव्यू गवर्नेंस ऑफ बोर्ड ऑफ बैंक्स। क्या काम करेगा BIC? तो इट विल इंडिपेंडेंटली कंट्रोल ऑल द बैंक, यानी कि गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के बिना ये बैंक को कंट्रोल करेंगे। एज वेल एज इट विल ऑल्सो हेल्प टू इंश्योर दैट गवर्नमेंट का जो स्टेक है, स्टेक यानी कि शेयर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, उसे धीरे धीरे रिड्यूस किया जा सके अप टू 51%। इस दिशा में भी ये BIC कार्य करेगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। इट इज अबाउट स्मॉल फाइनेंस बैंक। व्हाट इज द कंटेक्स्ट? तो बेसिकली सेवरल स्मॉल फाइनेंस बैंक जो IPO लॉन्च करने का प्रयास कर रही है, they are hoping to get an extension in their listing deadline। RBI गाइडलाइंस के तहत जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं उन्हें विद इन 3 ईयर्स यानी कि विद इन 3 ईयर ऑफ देयर नेट वर्थ, यानी कि अगर उनके नेट वर्थ 500 करोड़ से ऊपर चले जाते हैं, सो विद इन दैट 3 ईयर्स दे कैन लिस्ट देयर शेयर। इंपॉर्टेंट न्यूज है स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। तो बेसिकली स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्या ऑब्जेक्टिव है? फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट करना। फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि हर घर बैंक, हर घर बैंकिंग सुविधा, दैट मींस फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय प्रोविजन ऑफ सेविंग्स, सप्लाई ऑफ क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेसेस यूनिट्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री एंड अदर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंटिटीज थ्रू हाई टेक्नोलॉजी लो कॉस्ट ऑपरेशन। The small finance bank का concept was proposed by Nachiket Moore committee, तो ये याद रख सकते हो। Let's move to the next news. It is about Sagarmala Seaplane Services. Ministry of Port, Shipping and Waterways. It is initiating the process to launch seaplane services on several routes, जिसमें दिल्ली अयोध्या एक रूट हो गया इन कोलैबोरेशन विद एयरलाइन ऑपरेटर। सीप्लेन सर्विसेज मतलब समझ रहे हो कि जो वाटर बॉडीज है, वो वाटर बॉडीज एक प्रकार से सी एयरपोर्ट की तरह काम करेगा, जिसके माध्यम से प्लेन सर्विसेज प्रदान की जाएगी। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन इट विल बी बाय सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। ये जो कंपनी है इट विल एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट विच इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। क्या सिग्निफिकेंस है इस का? तो इसके मदद से कनेक्टिविटी बूस्ट होगी और इजियर एसेसिबिलिटी होगी टू द रिमोट एरियाज, क्योंकि रिवर अप्रोक्स मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज में फ्लो करते हैं। Along with it will save travel time and stimulate localized short distance traveling। ये जो है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवलिंग को भी बूस्ट करेगा। आपको पता है कि एरोप्लेन जो है वो हर सिटीज पर तो नहीं रुकते हैं, तो अगर ये सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज की सुविधा दी जाती है तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवलिंग को भी इंश्योर करेगा, स्पेशली इन द हायर रीजन और अक्रॉस द रिवर लेक। इट विल बूस्ट टूरिज्म एंड बिजनेस एक्टिविटीज। द नेक्स्ट न्यूज इज 40th इंडिया साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका लॉन्च। क्या है ये एक्सपीडिशन? तो बेसिकली इट विल सपोर्ट द ऑनगोइंग साइंटिफिक प्रोजेक्ट, जो साइंटिफिक प्रोजेक्ट अंटार्कटिका में चल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, जियोलॉजी से related, ocean observation, resupply food, fuel, and accomplishing the return of the winter crew. It will support India Antarctic Expedition 1981 में ही शुरुआत हो गई थी। इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम 3 परमानेंट रिसर्च बेस स्टेशन
ने बुल्ड किए थे अंटार्कटिका में। वन इज दक्षिण गंगोत्री, वन इज मैत्री एंड वन इज भारती। 2 रिसर्च स्टेशन मैत्री और भारती ये अभी ऑपरेशनल है, यानी कि ये जो दक्षिण गंगोत्री इस ऑपरेशन को अपसाइड डाउन कर दिया है। और नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियनिक रिसर्च विच इज लोकेटेड इन गोवा मैनेजेस द एंटायर इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम। तो जो भी इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम चल रहे हैं उसको मैनेज करने वाले ये स्पेशली डेडिकेटेड बॉडी है विच इज नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियनिक रिसर्च लोकेटेड इन गोवा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उसका नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी उनके बारे में। तो हाल ही में CSIR NPL यानी कि नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो कि CSIR का है, इन्होंने 75th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किए हैं। एंड NPL इज वन ऑफ द अर्लीस्ट नेशनल लेबोरेटरीज विच आर सेट अप अंडर द CSIR। व्हाट इज द मेन एम is to strengthen and advance physics-based research and development for overall development of science and technology in the country. CSIR, National Physical Laboratory, नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इनके पास मैंडेट है कि वो फिजिकल मेजरमेंट यूनिट्स को रियलाइज कर सकती है बेस्ड ऑन इंटरनेशनल सिस्टम, यानी कि SI यूनिट्स अंडर द सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट 1956। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट इंडियन पेंगोलिन। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट से फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। ओडिशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन्होंने बेसिकली स्ट्रेस किया है, यानी कि जोर दिया है कि स्ट्रिक्टर मॉनिटरिंग की जाए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का, सो एज टू चेक पेंगोलिन पोचिंग एंड ट्रेडिंग। पेंगोलिन की बात करें तो टूथलेस, इनकी कोई दांतें नहीं होती है, नॉकटर्नल एंड लिव इन बरोज एंड फीड मेनली ऑन आंट्स एंड टर्माइट। तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उनको ये फीड करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का कहाँ है, बांग्लादेश में, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका। इंडियन पेंगोलिन की बात कर रहे हैं। पेंगोलिन की डिफरेंट वेराइटी है, चाइना में पाई जाती है, लेकिन इंडियन पेंगोलिन सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन 4 देशों में मिलते हैं। क्या थ्रेट है इंडियन पेंगोलिन को लेकर? हंटिंग एंड पोचिंग फॉर लोकल कंजम्पशन यूज एंड इंटरनेशनल ट्रेड भी होता है इनका इलीगल, इसलिए ये थ्रेट में है। इनके मीट्स के लिए इनका शिकार किया जाता है। इंडियन पेंगोलिन और चाइनीज पेंगोलिन। चाइनीज पेंगोलिन याद रखना है कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और चाइनीज पेंगोलिन भी इंडिया में पाए जाते हैं, यानी कि इंडियन पेंगोलिन तो मिलते हैं, चाइनीज पेंगोलिन भी मिलते हैं। बोथ आर लिस्टेड अंडर शेड्यूल 1 पार्ट 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और अगर हम IUCN स्टेटस देखें इंडियन पेंगोलिन का, तो ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। लेट्स मूव टू द लास्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट बर्ड फ्लू या फिर एवियन इन्फ्लुएंजा। इस न्यूज को तो मैंने भी सुना होगा कि बर्ड फ्लू के केसेस देखने को मिल रहे हैं डक्स में इन फ्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। बर्ड फ्लू को हम एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, और याद रखना ये वायरल डिजीज है और काफी ज्यादा स्प्रेड होता है, एंड इट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन बर्ड टू द अदर बर्ड्स एंड वन एनिमल टू द अदर एनिमल। और जो बर्ड फ्लू के वेरियस स्ट्रेन्स होते हैं, जो मोस्ट कॉमन स्ट्रेन है वो है H5N1। नॉट ऑल एवियन इन्फ्लुएंजा वायरसेस कॉज डिजीज इन ह्यूमंस, ये याद रखना है। ह्यूमंस में तो डिजीज कॉज करते हैं, उनको बीमार कर देते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज होते हैं, लेकिन नॉट ऑल द एवियन इन्फ्लुएंजा वायरसेस कॉज डिजीज, लेकिन सब कैन इन्फेक्ट ह्यूमंस एंड कॉज सेवर डिजीज, इवन डेथ भी हो जाते हैं। बट ह्यूमंस में जो स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं काफी कम होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की आर्टिकल। होप आप लोगों को पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।